हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नया क्लास 12th फिजिक्स की बिगनिंग होगी आज। सेट t इज इक्वल्स टू 0। आज से समय शुरू हुआ। 11th में जो भी खराब हो गया, जो भी नहीं पढ़ पाए, लापरवाहियां हो गई, उनको अब भूल जाओ। सेट t इज इक्वल्स टू 0। शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। सो माय नेम इज अलख पांडे और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज। और एक दो दिन में आपको मैं स्केड्यूल और कैसे सिलेबस चलेगा, कैसे केमिस्ट्री होगा, सब धीमे धीमे रिलीज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर। नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। काफी कुछ चीजें इस साल नई होने वाली है। वेबसाइट आएगी, इस चैप्टर का नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, वो भी आपको मिल जाएगा। हो सकता हो आज मिले, हो सकता हो एक दो दिन या एक हफ्ते बाद ये सारी चीजें रिलीज हो। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। काफी कुछ नया होगा, अभी बहुत ढेर सारी आपसे मैं प्रॉमिसेस नहीं करूंगा। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। सो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ सर, वो तो मैं समझ गया था थंबनेल देखकर ही। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो यार फील्ड तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। आज तो चार्ज के बारे में ही बेसिक बातें होंगी। आज का लेक्चर बहुत बेसिक होगा, जैसा कि मेरा सभी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर बेसिक सा होता है वैसा ही। तो यार ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और क्लास 12th का काफी सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है, काफी सिलेबस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको दो पार्ट पढ़ने होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, तो चार्ज एट रेस्ट की कहानी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, है ना, और कैपेसिटर पढ़ेंगे। इतनी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कैपेसिटर तक जाएंगे, पोटेंशियल, फील्ड, चार्ज, फोर्स वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ी बड़ी ब्रांच है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जब चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। तो चार्ज मोशन में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज चलने लगेगा। उसके बाद चार्ज के मोशन में हमको मैग्नेटिज्म भी पढ़नी है। उसके बाद चार्ज के मोशन में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। और उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है। तो ये हमारे क्लास 12th का पहला यूनिट है, जिसका ब्रेक ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज उसका फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका वेव है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो 11th में डाला था, मुझे वो भी कराना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हमारा ब्रेकअप होगा सिलेबस का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। फर्स्ट लेक्चर बेसिक चार्ज के बारे में सारी बातें करेंगे। ठीक है, चार्ज के बारे में सारी बातें करते हैं आपसे। सो भाई साहब, आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो बच्चों चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब बोलोगे सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब जिसके अंदर कुछ ना हो, मतलब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, मतलब इस पे आप रिसर्च नहीं कर सकते इसके अंदर कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आपसे पूछे मास किससे बना है, पता नहीं कि मास के अंदर क्या है, कुछ नहीं पता, मास पता होता है। उसी तरह से चार्ज भी उतनी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जितनी की मास होती है। ठीक है, अब चार्ज कहां से आया, कब डिस्कवर हुआ, तो अगर किताबों में पढ़ो तो बोलते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे पहले चार्ज की बात की गई है करीब 600 बीसी में। ठीक है, जब हमने क्या किया, दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया तो देखा कि वो अलग अलग चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह की कहानी, उसमें हमको नहीं जाना है, हमें बात करनी है चार्ज के बारे में। अच्छा,
तो चार्ज हमने देखा कि चार्ज का जो सिंबल हमने बनाया फिजिक्स में, वो चार्ज का सिंबल है Q। चार्ज की जो एसआई यूनिट हमने बनाई वो हो गई कूलॉम्ब। और क्या सोच रहे हो आज क्या मिलेगा? आज यही सब होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ, हल्का हल्का। एसआई यूनिट कूलॉम्ब। और चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता। अच्छा, चार्ज की बात करें तो आपको पता होगा चार्ज दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन सा? एक अच्छा, एक गंदा। एक पॉजिटिव चार्ज जो मुझे अच्छा लगता है, और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अभी देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको यह भी पता होगा कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, माइनस माइनस भी रिपल करते हैं, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सब आपको पता है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस में होता है प्यार मोहब्बत। सर पहले ही लेक्चर में आप प्यार मोहब्बत की बातें क्लास 12 में वही करवाओगे क्या? 11th वाला हाल। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिंबल की होता है SI यूनिट कूलम वगैरह वगैरह। ठीक है, SI यूनिट को हम ऐसे C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। फिर बात आती है कि सर चार्ज और मास आप कह रहे हो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। मिटा रहे इसको, मिटा रहे, क्या ही नोट करोगे इसमें, कब हलवा हलवा चीजें। तो चार्ज और मास में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये समझो, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अरे यार, जिस चीज के पास चार्ज होगा उसके पास मास जरूर होगा, बट उल्टी बात ट्रू नहीं है। जिसके पास मास हो चार्ज हो जरूरी नहीं, पर जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, हो ही नहीं सकता कि तुम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज लेके जाओ पर मास का ट्रांसफर ना हो। चार्ज मास में ही है। पर डिफरेंस क्या है जरा देखते हैं चार्ज और मास के बीच में। चार्ज और मास के बीच में जो डिफरेंस है यार, सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और मास तो आपको पता है सिर्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, 5 kg, -5 kg सुना नहीं हमने। दूसरी बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि मास, अगर आपको याद हो, मैंने कई बार आपको 11th में भी जिक्र किया है कि m इज इक्वल्स टू m0/1 - v²/c² लिखा है कभी? कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है। एक मूविंग बॉडी का मास उसी बॉडी के रेस्ट मास से ज्यादा होता है। पढ़ा है ये कई बार हमने। इसको बोलते हैं रेस्ट मास, सॉरी इसको बोलते हैं रेस्ट मास m0 को, और इसको बोलते हैं मास ऑफ बॉडी। ठीक है, जो कि वेरिएबल होता है। अरे आराम से, प्यार से, अरे नहीं, डरने का नहीं। किसी भी बॉडी का जो मास होता है ना वो वेरिएबल होता है स्पीड के साथ। जब भी आप चलना स्टार्ट करते हो, दौड़ना स्टार्ट करते हो, टिंग डिंग 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 डिंग, तो आपका मास इंक्रीज होने लगता है। मान लो आप खड़े हो और आप दौड़ रहे हो, तो दोनों टाइम आपका मास डिफरेंट होगा। देख लो ना यार, मान लो तुम्हारा रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब जब रुके हो, तब मान लो तुम्हारा मास है, मान लो कुछ भी, मान लो m0 है, नीचे लिखा है 1 - v²/c²। दौड़ते वक्त तुम्हारी स्पीड v है, और नीचे c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारी स्पीड से हमेशा ज्यादा होगी, है ना? तो ये टर्म हमेशा 1 से छोटा होगा। अरे हाँ या ना भाई, तुम्हारी स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड से तो कम ही होगी। ऐसा नहीं पचूक चलेगा लाइट की स्पीड से ज्यादा। तुम्हारी स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, यानी ये टर्म 1 से छोटा आएगा। 1 - 1 से छोटा टर्म, ये पूरा टर्म 1 से छोटा हुआ, नीचे डिनोमिनेटर छोटा हुआ, तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो किसी बॉडी का मोशन के टाइम जो मास होता है वो रेस्ट मास से ज्यादा होता है। मतलब सीधे साफ शब्दों में मैं बोलूं तो मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अब बोलोगे सर हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यार जनरल डे टू डे वाले कहानी में, खेल में भी c से बहुत छोटा होता है। 100 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये 10⁸ तो ये टर्म करीब करीब 0 हो जाता है। 1 - 0 1 रहता है, और m इज इक्वल्स टू m0 रहता है। समझ गए? जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं उसमें v की वैल्यू हम लोग क्या रखते थे यार अभी तक 11 में? 50, 100, 200, और नीचे क्या रखा हुआ है? 10⁸। तो ये टर्म करीब करीब 0 हो जाता है। 1 - 0 तो 1 ही रह जाता है, तो m इज इक्वल्स टू m0। पर अगर स्पीड बढ़ाओगे, अब यहाँ पे देखो कहानी है, यहाँ कहानी है कि इलेक्ट्रॉन 10⁶ की स्पीड से चलते हैं। अपन 4 से डील करने जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से। 11 में बड़ा बढ़िया था, इतना बड़ा ब्लॉक ले लिया, इतनी बड़ी पुली ले ली है, पानी बह रहा है, सब दिख रहा था, पेंडुलम हिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ये छोटे छोटे चार्ज, ये छोटा सा चार्ज जुर्र 10⁶ स्पीड से भाग रहा है।
यानी चार्ज जब मोशन में होता है तो उसका मास चेंज करता है। ये सारी चीजें कहाँ लगती थी? क्वांटम पार्टिकल्स में। क्वांटम फिजिक्स है ये, छोटे छोटे पार्टिकल की बात। यानी डे टू डे लाइफ मतलब 11 की जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ रहे थे वहां पे मास चेंज नहीं होता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत कम होती थी c से, तो ये टर्म 0 हो जाता था, तो ये 1 रह जाता था, तो m इज इक्वल्स टू m नॉट। पर यहां इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 की पावर 6, नीचे 10 की पावर 8 आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 10 की पावर 7 यहां तक स्पीड जाने वाली है बीटा पार्टिकल्स की, तब फिर कहानी फंसने लगेगी, है ना। मतलब आप देखते ही अभी आपने अगर सुन रखा हो नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे आज इंट्रोडक्टरी ऐसी तो बातें होनी है और क्या काम ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आपने कौन सी पढ़ी? अपनी लाइट है ना, इंफ्रारेड, गामा रेज जो भी है, ये सभी लाइट की स्पीड से चलती है ना। यानी इन, और ये बनी किससे है? चार्जेस से ही तो बनी है। तो जब ये लाइट की स्पीड से चलेंगी तो v की जगह c आ जाएगा, समझ रहे हो? तो यहां पे मतलब मास की कहानी चेंज होगी कब? जब चार्जेस की बात करेंगे छोटे छोटे। इस पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इक्वेशन मैटर करेगी अब हमारे लिए। 11th क्लास में नहीं की, क्योंकि वहां जो स्पीड थी वो कॉमन थी। अच्छा, फिर इधर आओ, चार्ज की जब बात करें, चार्ज का मास तो चेंज हो सकता है, बट चार्ज की बात करें तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, छोटा मोटा चार्ज है, अगर बहुत तेज भी चल रहा है उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मास पे फर्क पड़ सकता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज का चार्ज स्पीड से फर्क नहीं पड़ता चार्ज पे, पर मास पे फर्क पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब उठाते हैं अपना यहां से अगला टॉपिक, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, अरे बात करेंगे अभी सब चीज की, इलेक्ट्रॉन वगैरह की। हाय पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सभी लोग एक सुर में यहां से बोलेंगे, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबको पता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पता है ना ये सब कहानी। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखी दूं मैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वरना कोई कमेंट कर देगा सर ये आपने पूरा नहीं किया। बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। यार इसको लिखने का एक और तरीका है, जरा समझाते हैं। ऐसे लिखा जाता है, द टोटल चार्ज, व्हाट? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब एक तन्हाई में रहने वाला सिस्टम इज कांस्टेंट। एक तन्हाई में रहने वाले सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का नहीं, सिस्टम का। जैसे मान लो यहां एक सिस्टम है, सिस्टम में मिस्टेक हो गई, सिस्टम, मान लो इस सिस्टम में 3 बॉडी है, एक पे चार्ज है हमारा 3 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम है ना, प्लस 3 कूलम, एक पे चार्ज है प्लस 1 कूलम, एक पे चार्ज है माइनस 2 कूलम। ठीक है, 3 बॉडी है। फिर इस सिस्टम में हमने इसको ऐसे डुंग 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 हिलाया और छोड़ दिया, है ना, मस्त एकदम ऐसे कचक 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 और छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि इस बॉडी पे चार्ज है प्लस 2 कूलम, इस पे चार्ज देखा प्लस 3 कूलम, और इस पे चार्ज हमको नहीं पता, तो आपसे पूछा बताओ इस पे कितना चार्ज है। कितना ही भारी भरकम सवाल है। तो यही है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मैंने सिस्टम को बंद करके रखा है, मतलब आइसोलेट करके रखा है। समझ लो जो इसकी बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। कंडक्टर इंसुलेटर पता है, सब नहीं बताएंगे। इंसुलेटिंग बाउंड्री है, तो चार्ज अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा कहीं। तो यानी ये चार्ज और ये चार्ज बराबर होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q1 डैश Q2 डैश प्लस Q3 डैश। समझ में आ गया? टोटल चार्ज फिक्स रहेगा। तो 3 1 4 3 1 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, इस पे चार्ज नहीं पता, लेट इट बी Q 3 से 3 मर गया, और Q इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 उधर गया प्लस 1, 3 कूलम। सो दिस विल बी 3 कूलम। जरा जोड़ो, 3 3 6, आए हाय हाय तो गलत हो गया, माइनस 3 कूलम। जरा जोड़ो, 3 3 कैंसिल, 2 कूलम, यहाँ पे 3 1 4 माइनस 2 2 कूलम। सही है ना? यहाँ पे टोटल चार्ज देखो, 3 3 कैंसिल 2 कूलम, यहाँ टोटल चार्ज 3 1 4 माइनस 2 कूलम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो आपको एप्लीकेशन मिलेगा वो आपको
एक तो इसी चैप्टर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, और एक आपको ना रेडियो एक्टिविटी की जो न्यूक्लियर इक्वेशंस होती है वहाँ पे मिलता है। अगर आपको याद हो क्लास 10th में अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ रखी तो इस साल तो पढ़नी ही है मॉडर्न फिजिक्स में। मान लो अपने पास थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90। मान लो थोरियम में से मैंने एक अल्फा पार्टिकल निकाला, अल्फा पार्टिकल मतलब +2 चार्ज निकला। अब जो भी स्पीशी यहाँ बचेगी उस पर कितना चार्ज बचता था, यहाँ हम क्या लिखते थे, यहाँ 90 प्लस चार्ज था, यहाँ +2 है, तो यहाँ कितना बचेगा +88। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें कैसे पता चला कि यहां से यहां चार्ज कम हुआ? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर इक्वेशंस पे भी ये चीज काम आती है। अब ये है कि असल में तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे थे, सब तो पढ़ेंगे, मतलब बता रहा हूं कि इस तरह से चार्ज कंजर्वेशन हमने हर जगह देखा। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपका सबूत दो सर, इसका सबूत नहीं है कोई, एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। तो चार्ज के बारे में काफी बातें कर ली हमने। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम है, चार्ज का जो सिंबल है वो Q है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं अनलाइक चार्जेस। चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। अच्छा अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहली बात आती है, व्हाट इज द वर्ड क्वांटाइज्ड? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? तो क्वांटाइजेशन होता है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, है ना। मतलब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर तुम दुकान में जाओगे या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 2.25 नहीं मिलेगा। यानी इट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। या तो 1 लो, या तो इसके बाद 2 लो, या तो 3 लो, या तो 4 लो, है ना। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। कोई चीज अवेलेबल हो बट फिक्स्ड अमाउंट में हो, ठीक है। जैसे मान लो बिंगर, जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। ऐसी चीज को हम बोलते हैं कि क्वांटाइज्ड है। द फूड यू ईट इज नॉट क्वांटाइज्ड। खाना जो खाते हैं कोई क्वांटाइजेशन नहीं है उसमें, है ना। अब इतना छोटा छोटा ग्रेन है, रोटी तोड़ के खा ली, उसको गिन नहीं सकते ना, वो क्या गिनेगा रोटी? दूध पी रहे हैं उसको गिन सकते हैं कितने मॉलिक्यूल गिन सकते हैं ऑन क्वांटम लेवल। बट बेसिकली अगर बड़ी बड़ी कंडीशंस बात करें, क्वांटाइजेशन मतलब कोई चीज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो हमने देखा कि ये जो चार्ज है ना, दिस चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हाँ, मतलब किसी भी तरह का आप अलूल जलूल चार्ज अलूल जलूल चार्ज आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में ही दे सकते हो, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जैसे इसकी पहली डेफिनेशन ये बोलती है, द smallest charge that can exist independently is charge on one electron। आय हाय, बात आ गई इलेक्ट्रॉन की, सबके चेहरे पे खुशी। इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज इस पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज है। सबसे छोटा तो है पर इंडिपेंडेंट, उससे भी छोटे होते हैं पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, आजाद नहीं होते। The smallest charge that can exist independently is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is charge on one electron। एक इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज होता है। This is the smallest charge that can exist on any body that can be transferred from one body to another। इसका दूसरा नाम हमने रखा है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल राइट नहीं रे, फंडामेंटल चार्ज। ये हिस्ट्री पढ़ के आया रे मेरी क्लास में। फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन। देखो इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी पाया गया कि इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये सब मिले हमें। तो उनका चार्ज हमने देखा E/3, इलेक्ट्रॉन का आधा 3, 2E/3 यानी 0.67% ऑफ E। ऐसे भी चार्जेस मिले बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होते।
क्लियर? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये तो पहली डेफिनेशन हुई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वो ये है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल्स में मिलेगा। सबसे छोटा चार्ज क्या मिलेगा आपको, 1e या -1e। अगला चार्ज आपको मिलेगा 2e या -2e। अगला चार्ज मिलेगा 3e या -3e। अगला चार्ज मिलेगा 4e या -4e एंड सो ऑन प्लस ne या -ne। यानी इंटीजर में ही बढ़ सकता है e के मल्टीपल्स में। सबसे छोटा चार्ज यूनिवर्स का e, उससे बड़ा 2e, उससे बड़ा 3e। 2.5e जैसा चार्ज नहीं मिल सकता। यू कैन नेवर फाइंड अ चार्ज सच एज 2.5e। नो, ये चार्ज कभी एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। भाई सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका होता है कि या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो भैया एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी पे उतना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दोगे तो बॉडी पे उतना नेगेटिव चार्ज। तो एक बार बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, -2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, +2 चार्ज। तो इस तरह के चार्ज एग्जिस्ट कैसे करेंगे? 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? मैं बोलूं बॉडी को +2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना है, मतलब उसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन काट के निकाल ही नहीं सकते अपन, इंडिपेंडेंट है ही नहीं। इससे छोटी चीज मैं बोलूं 3/7 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसा एग्जिस्ट करेगा? समझ गए ना चार्ज कोई चीज होती कैसे है? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या तो इलेक्ट्रॉन का गेन। तो भैया किसी चीज को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो -1 चार्ज, 2 दोगे -2e, 3 दोगे -3e चार्ज। इस तरह से +2e +3 ऐसे चार्ज हो सकते हैं। किसी पे 2.5e -3/7 इस तरह के चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर एक लाइन में लिखें तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू +-ne। समझ ही गए होगे अब तक। Q is charge on any body, N should always be integer, E is charge on electron and Q is the charge on any body. Q is the charge on any body. Charge on any body. E is charge on electron. E is charge on electron. नोट करो, फिर इस पे एक सवाल करा देते हैं। नोट करें इसको, फिर इस पे हम एक सवाल कराते हैं। गाता रहे मेरा दिल, एनर्जी में रहना है पहली क्लास से। तू ही मेरी मंजिल, हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। स्केड्यूल आएगा 1-2 दिन में, सर अगला लेक्चर कब आएगा? अपना टाइम आएगा रे बच्चा, पहले इसको तो कर ले। Q इज इक्वल्स टू +-ne। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद जो मिलेगा 2e 3e 4e 5e 6e ne, -1e -2e। समझ गए? किसी चीज को इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार, मिटा दूं? अच्छा, यानी Q इज इक्वल्स टू +-ne। इसको मैं फिर से लिख लूं? लिख लो सर। आपका बोर्ड, आपका मार्कर, आपका चैनल ना, चैनल हम सबका। आप हैं तो हम हैं। Q इज इक्वल्स टू +-ne। इसमें Q है चार्ज ऑन एनी बॉडी, N इज इंटीजर एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू सबको पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सवाल आ गया इस पे, कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power 18 coulomb be given to a body? क्या किसी बॉडी को इतना पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है? अरे वाह, चार्ज में कंडीशन है, कुछ भी अलूल जलूल चार्ज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या इतना चार्ज बॉडी को दे सकते हैं? चलो चेक करें। Q इज इक्वल्स टू एनी, Q की वैल्यू 8 into 10 to the power
18 कूलम, n नहीं पता, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बोलो सही है? इसको 8 इंटू 10 पावर 18, चलो 18 रह देते हैं, माइनस 18 कर लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही आएगा। अच्छा यहां से जरा n की वैल्यू निकालते हैं। सैंपल क्वेश्चन है, n की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। n की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, मैंने इस चार्ज को चेंज कर दिया, 10 पावर माइनस 18 कर दिया, किसी में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सैंपल सवाल है। अच्छा ये ऊपर जाएगा, n इज इक्वल टू, यहां कर लूं, n इज इक्वल टू 8 अपॉन 1.6, 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाके प्लस 19, तो ये बचेगा 10। बोलो हाँ या ना, ये ऊपर गया, बोलो प्लस 19, 18 माइनस 18 इज 10। 1.6 से 8 को काटो तो 5 गुने में कट जाएगा, 5 6 33 गया हासिल, 5 1 5 3 8, वाह 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 वाह, यानी n की वैल्यू 50 आई। क्या n की वैल्यू इंटीजर है? यस सर, तो ये चार्ज दिया जा सकता है। यही तो कंडीशन थी कि n शुड बी एन इंटीजर। इसको अगर तुम आराम से समझो तो मतलब 50 इलेक्ट्रॉन का खेल है। कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। यानी अगर इस बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लिए जाएं तो इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो यही n की वैल्यू आ जाती 49.8, मतलब 49.8 इलेक्ट्रॉन, खेल खराब, n शुड कम आउट। तो अगर आपसे कभी भी सवाल आता है कि क्या इतना चार्ज दिया जा सकता है, क्या इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप ये इक्वेशन यूज कर लो। q की जगह जो चार्ज दिया है वो डाल दो, e की जगह 1.6 10 की पावर माइनस 19 डाल दो। अगर n निकल के इंटीजर आता है, 50 आए, 40 आए, 400 आए, 4000 आए, अगर इंटीजर आता है तो आंसर होगा यस, और अगर इंटीजर नहीं आता तो आंसर नो। फीलिंग भी समझा दी मैंने, फील दे दिया, इंटीजर का मतलब कि 50 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जो कि पॉसिबल है। टिंग 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 टिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझ में आया क्या? मिटा रहे हैं इसको, ओके। तो आज के लेक्चर में मुझको यही बेसिक बेसिक बातें करनी थी आपसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है। अच्छा एक और चीज होती है कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत लेंदी दे रखा है, उतना पढ़ने का आपको बहुत जरूरत नहीं है। वेज टू चार्ज, 5-10 मिनट का टॉपिक, जल्दी समझ लो कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना चार्जिंग बाय कंडक्शन रे, चार्जिंग बाय कंडक्शन रे, चार्जिंग बाय कंडक्शन रे। तो कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधा हाथ से हाथ मिलाना। जैसे मान लो यहां पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है। अच्छा नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां आप लेके आए एक अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल। अच्छा एक बात बताओ, न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। न्यूट्रल बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी में 0 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अरे एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ऐसे ही चले आए? अरे किसी की भी बात कर लो, अपन किसी भी एटम की बात कर लें आपसे, मान लो हाइड्रोजन की बात कर लें, सबसे पहला एटम तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अपन किसी भी एटम को, न्यूट्रल एटम कोई भी उठा लो, तुम्हारा जो मन करे, अरे जो मन करे, सोडियम उठा लिया तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई चीज न्यूट्रल है, कुछ भी उठा लो, तुम्हारा जो मन करे यार, जो भी एटम तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठा लो, उसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अनचार्ज, समझ में आ गया? अच्छा ये अनचार्ज बॉडी हम लेके आए, इसको हमने इसके साथ टच कराया, इसने जब इसको पहली बार टच किया तो क्या होगा? तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चाहेंगे। भाई यहां इलेक्ट्रॉन कम है, यहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि इस पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया और इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो सही है? बोलो सही है? क्या बराबर से बटेगा? अगर शेप, साइज, मटेरियल सेम है तब तुम कह सकते हो। देखो इसमें यहां लिख लो, इफ शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर, ये कंडक्टर होंगे ना तभी तो कंडक्ट हुआ चार्ज, ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, इफ शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम,
अगर एकदम सेम होगा तब मान लो इस पे चार्ज पहले Q था, इस पे चार्ज मान लो 0 था, ठीक है, और टच कराया आपने, टच कराया, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और टच करा के दोनों को फिर से अलग अलग रख दिया, तो बच्चों इस पे चार्ज होगा Q/2, इस पे भी Q/2। पर ऐसा तभी होगा जब शेप साइज स्ट्रक्चर सेम हो, अदरवाइज चार्ज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कौन ज़्यादा कंडक्टिंग, इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कोनिका है, ऐसे मतलब कोनी टाइप की है कि ये सही है, समझ रहे हो, मतलब शार्प है कि शार्प नहीं है। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्लियर है। तो इस चीज को हमने कैसा चार्ज कर लिया, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज करना हो तो कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इसको टच करा दें तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा होता है अपना चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन बोले तो बिना छुए, विदाउट कांटेक्ट, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, अरे बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। कैसे करेंगे, मान लो ये बॉडी है ए, इसे हमें करना है, मान लो इसे हमें पॉजिटिव चार्ज करना है। कैसा करना है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहां पे एक बॉडी लेके आओ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और इसको टच मत कराओ, बस पास में लाओ ऐसे। अब इस बॉडी के अंदर क्या एटम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या उन एटम्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इस बॉडी के अंदर अगर ये बॉडी है और ये न्यूट्रल है, कैसी है अभी न्यूट्रल है, ठीक है, अभी न्यूट्रल है। अब ये पास आया, इसके ये पास आएगा तो क्या कहेगा, इसके सारे नेगेटिव चार्जेस को कहेगा कि तुम हमसे दूर चलो। मान लो इस बॉडी को और पास ले आए ऐसे, अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को ये नफरत भरी निगाहों से ऐसे उधर भेजेगा नहीं, तो इसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस इस तरफ थोड़े से आएंगे और थोड़े से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं किसी चीज का पोलराइज होना। आगे पढ़ना है हमको ये चीज, डाइलेक्ट्रिक में हम पढ़ेंगे। किसमें, डाइलेक्ट्रिक में आगे पढ़ेंगे। पोलराइज होना, इसको लेके आइए, पोलराइज हो गया, नेगेटिव चार्ज थोड़े दूर भाग गए और जितने, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया इस तरफ, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कहीं नहीं आता, पॉजिटिव कहीं नहीं जाता, सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन करता है भाई। प्रोटॉन तो बहुत हैवी होता है ना यार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, सबको पता होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा होता है, इसको 1 AMU बोलते हैं, है ना। कितना जाता है ये, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इससे देखो तो करीब करीब 1083 ऐसे होता है ना, 1000 गुना बड़ा है कम से कम प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नहीं मूव किया, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, अपने आप इधर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब बोलोगे सर ये चार्ज कहाँ है, ये अभी चार्ज है, अभी ये पोलराइज है बट अभी भी न्यूट्रल है। अब एक काम करो, एक कंडक्टिंग बॉडी बी ली मैंने और B को इससे टच करा दिया। एक कंडक्टर लिया मैंने B और B को इससे टच करा दिया। अब भाई B भी कैसा था, न्यूट्रल था। अब B जब इस कोने से टच कराओगे तो यहां का चार्ज यहां फ्लो करेगा ड्यू टू कंडक्शन, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। अब इसको हटा दो और A और B को सेपरेट कर दो, नहीं इसको मत हटाओ, सिर्फ A और B को सेपरेट करो, वेरी सॉरी। अब A और B को सेपरेट कर दो, ये A ये B, तो A के ऊपर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, B पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पे इसको बना के रखा था ताकि ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता रहे और पॉजिटिव को पकड़ा रहे। इन दोनों को तुमने क्या कर दिया, सेपरेट। कहानी समझ में आई। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आओ, वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके एक कोने में कर देगा, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे अपने आप। ए नेगेटिव को देख के ले 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 ले, और हम बोलेंगे क्या हो गया, पोलराइज, पर अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है। फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, इसके नेगेटिव चार्जेस को कहीं हम दान दे देते हैं। तो हम एक B कंडक्टर लाए, लाके जैसे पुचुक से चिपका दिया। चिपकते ही इसने कहा लाओ सारे इलेक्ट्रॉन इधर लाओ, और इसको हम पकड़े रहे, इनको हम सेपरेट करने लगे। इसको पकड़े रहे तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता रहा, पॉजिटिव को पकड़ा रहा। थोड़ी देर बाद A पॉजिटिव चार्ज हो गया, B नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस इज द वे टू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि A को नेगेटिव चार्ज कैसे करोगे, तो यहां पे तुम क्या लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज। तब इधर नेगेटिव आएगा, उधर पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्लो कर जाएगा नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है। जो हमारा नियर एंड होता है उस पे अपोजिट चार्ज आता है, जो फार्दर एंड होता है उस पे सिमिलर चार्ज आता है। ये चीज मैग्नेटिज्म में भी होगी, सुन लो। जो नियर एंड आता है उस पे अपोजिट पोलैरिटी, जो फार्दर एंड आता है उस पे सेम पोलैरिटी। क्लियर है,
क्लियर है? इसको करने का किताब में एक और तरीका बना रहता है, ऐसे किताब में ऐसे बनाया रहता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को, बहुत डिटेल में इसमें घुसना नहीं है, तो ये सवाल आते नहीं है। जैसे एक तरह ऐसे बनाया जाता है, मान लो यहाँ पे एक इंगम बिंगा डिंगा रे, एक बॉडी ए है, वही ए को मान लो तुम्हें इस बार नेगेटिव चार्ज करना है, तो तुम यहाँ पे क्या लेके आओगे, एक बॉडी लेके आओगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, इस तरफ ए का सारा पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए पोलराइज हो गया। अब बी बॉडी की नहीं यूज करनी है हमें, इस बार बी बॉडी नहीं यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए के इस एंड को अर्थ कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थ भाई क्या होता है, अर्थ है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सागर है इलेक्ट्रॉन का। अब अर्थ क्या करेगा, इस एंड पे कहेगा अरे बेटा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं धरती माता हूं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगी, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देगा, इस तरफ के चार्ज को खत्म कर देगा। इस बॉडी को पकड़े रहो ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता रहे, और इस पे इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, मतलब ये पोर्शन न्यूट्रल होता जाएगा, और इधर से तो ये नेगेटिव हो ही चुका है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो एक तरीका अर्थिंग करने का भी है, अर्थ कर दो इस तरफ के चार्ज की, क्लियर है, पर इसको पकड़े रहना ताकि वो पॉजिटिव को रिपेल करो, नेगेटिव को इधर खींचे रहे। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, विदाउट कॉन्टैक्ट। तीसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं इंसुलेटर्स में, कंडक्शन और इंडक्शन दोनों कंडक्शन में थे, फ्रिक्शन का ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं इंसुलेटर्स में, है ना। अब बोलोगे सर ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, मान लो हम दो बाजी के बच्चे आपस में रब कर दें, ऐसे गड़ 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 गड़, अच्छा रब करोगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर छटक के गिर जाएगा क्या बताया है जरा आपने, ऐसा तो कभी कोई बताता ही नहीं, ऐसे छटक के इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर जाएगा घिसते घिसते, है ना। एक्चुअल में यही होगा, एक्चुअल में क्या होगा, रब करने से तुम क्या दोगे, काइनेटिक एनर्जी, जम 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 जम, उससे क्या बनेगी, अरे यही होगा, ये फिजिक्स है भाई, सब दिखेगा। उससे क्या बनेगी, रगड़ोगे उससे क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब इसके अंदर आइटम होंगे कि नहीं, ये किससे बना होगा, आइटम से, ये भी किससे बना होगा, आइटम से, आइटम से नहीं एटम से, एटम से। और एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़े से मतलब वल्नरेबल टाइप के, थोड़े से, अरे हम जा रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इन एनर्जी को पाके थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, वाह एनर्जी, मैं तो चला, इनको क्या मिल गया, आयनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इनको एनर्जी मिल गई थर्मल, क्या मैं तो चला। ये इलेक्ट्रॉन छटक के इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, अब किधर से किधर जाएंगे ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, है ना, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद आप ऐसा फिगर देख सकते हो कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज तो सेम रहेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बच्चों बात हो, हमेशा साथ में ट्रांसफर ऑफ मास भी होता रहेगा। चार्ज का ट्रांसफर बिना मास के ट्रांसफर के पॉसिबल नहीं है। अरे यार इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है, यानी थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे तो इस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा और इस बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा, क्वांटम लेवल पे ही सही, पर है ना। ये तो नहीं कह सकते कि मास नहीं चेंज हुआ, अगर चार्ज ट्रांसफर है तो मास का भी ट्रांसफर। ये क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, गड़गड़ इलेक्ट्रॉन। अरे जैसे वो नहीं करते थे हम लोग बचपन में, वो कि स्कूल में जाते थे, वो प्लास्टिक वाली स्केल लेते थे, उसको ऐसे रखते थे बाल के ऊपर, ये है बाल, इस बाल के ऊपर, हाँ हाँ बाल हैं अभी, इस बाल के ऊपर रगड़ते थे, फिर ऐसे करके ऐसे हम लोग वो कागज के पीसेस खच 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 चिपकने लगते थे। क्या था, फ्रिक्शन। हम जब रगड़ते तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर उधर होता था, इसके ऊपर चार्ज आता था। अब ये प्लास्टिक के पेपर को इंडक्शन से चार्ज करता था, ऐसे प्लास्टिक पेपर जो कोना इसके अपोजिट चार्ज पकड़ता था वो इससे आके चिपक जाता था, और चिपकते कंडक्शन। पूरी लंबी कहानी है बट ओवरऑल तो यही हो रहा है। जैसे वो नहीं होता था कि गुब्बारे को मैं ऐसे दीवार पे रब करके चिपका देते थे, ऐसे बाल पे ऐसे रब किया, फिर ऐसे दीवार पे रख देते, चिपक जाता था। वो क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दीज आर द मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि है कूलम्स लॉ, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वहां से आएंगे अच्छे अच्छे सवाल कूलम्स लॉ के। तो पढ़ाई करते रहें ऑल द, और जितनी भी कमिटमेंट्स मैंने की है कि लेक्चर्स पीडीएफ फॉर्मेट में और क्वेश्चन सीरीज जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और आप लोग कमेंट करिएगा कि अगला लेक्चर कब आएगा, इसके बाद वाला कब आएगा, ये टॉपिक कब कंप्लीट होगा, सर जल्दी सिलेबस कराओ।
यार ये करते रहो तभी काम करने में मज़ा भी आता है। मैं कितना भी बोलूँ कि यार प्रेशर मत बनाओ, तुम बनाओ। ऐसे ही तुमने 10 का सिलेबस मुझसे कंप्लीट कराया, ऐसे ही तुमने 11 का सिलेबस मुझसे कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मतलब स्टिल आई एम ट्राइंग। 11 का सिलेबस साइड में कोशिश करता रहूँगा कंप्लीट हो, वन शॉट सीरीज़ को भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ। सही है यार, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।